अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। कई दफ़ा लोग हमारे साथ बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, बगैर किसी वजह के रूड हो रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ये सोचें कि हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हों जिसकी वजह से वो रूड हो रहे हैं या ज़हनी तौर पे तंग हुए हैं जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट करें। अगर आप भी ऐसे ही एक्ट करेंगे तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो जहाँ पे हो सकता है, अगर दूसरा इंसान आपके साथ अच्छा नहीं भी हो रहा है, आपने कोशिश करनी है कि आप काइंडनेस के साथ ही पेश आएँ। तो जी, बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 35 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्रीज। अगर बात करें हवा की तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश के अमकानात आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ 10% है। आजकल फैसलाबाद शहर में बादल कॉन्स्टेंटली छाए रहते हैं। अगर कुछ वक्त के लिए धूप निकल भी आती है तो उसके फौरन बाद ही हमें बादल देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम हो गया है और इनकंसिस्टेंट है। अगर सुबह आपको लग रहा है कि आज का दिन जो है ठंडा गुजरेगा तो दोपहर को धूप निकल आएगी और अगर लग रहा है कि धूप रहने वाली है तो कभी भी बादल जो है आसमान पर छा जाते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हबस काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से जैसे बाहर निकलते हैं पसीना आना शुरू हो जाता है। अपनी कोशिश करनी है हाइड्रेटेड रहें, सनस्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें और स्पेशली जब घुटन ज़्यादा हो बाहर तो बाहर जाने से अवॉइड करें। अगर कोई काम भी है तो जल्दी जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करें और वापस इनडोर्स कहीं ना कहीं आने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स लाजमी तौर पर आप लोगों को पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमने मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट करना होता है फैसलाबाद के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से। तो इस मॉर्निंग भी बात करते हैं कि रेलवेज़ की क्या सिचुएशन है, क्या ट्रेनें आखिरकार कभी आई होप ऐसा दिन आएगा कि हमें सुनने को मिलेगा कि वक्त पर जो है वो पहुंच रही हैं। तो अवैस हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक ठाक? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं अवैस, क्या सूरत हाल है रेलवेज़ की आज? ट्रेनों के वातकार में जो है वो अब बेहतरी कुछ देखने को आ रही है और रेलवे की जानिब से जो है वो इंतजामी अमूर को भी तेज कर दिया गया है क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। आज फैसलाबाद से कराची जाने वाली जो पराक्रम एक्सप्रेस है उसकी जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। इस ट्रेन के औकातकार में कुछ बेहतरी देखने को आई है। उसके साथ साथ कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन भी 3 घंटे ताखीर का शिकार रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट रही है। सर सैयद एक्सप्रेस के औकातकार में भी बड़ी बेहतरी जो है वो देखने को आई है। मिलत एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। लाहौर से कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। तो पहले कुछ दिन पहले 6-6 घंटे ट्रेनें लेट थी और अब जो है वो 2 से 3 घंटे एवरेज ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो इससे जब कुछ बेहतरी देखने में आई है। रेलवे हुकाम का यही कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है वो ट्रेनों के औकातकार में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि मुसाफिर जो हैं वो बर वक्त अपनी मनाजिल की जानिब गामजन हो सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें इस अपडेट को पहुंचाने के लिए हम तक और हमारी ऑडियंस तक। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी मुल्क में वक्त की पाबंदी की जाए और आई रियली होप कि एक दिन ऐसा वक्त हम ज़रूर देखेंगे जहाँ पर ट्रेनें जो हैं और कोई भी हमारी जो स्केजुलिंग है पाकिस्तान के अंदर वो लाजमी तौर पे वक्त पर की जाएगी। क्योंकि एक दफ़ा आपकी कोई भी कौम, कोई भी नेशन डिसिप्लिन्ड हो जाता है, वक्त का पाबंद हो जाता है, वक्त की कदर और इज़्ज़त एक नेशन के लोगों में नज़र आती है, तब ही वो नेशन प्रोग्रेस कर पाते हैं, तब ही वो कौम जो है आगे बढ़ पाती है। और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एकजुट होकर, यूनाइट होकर कोशिश करें कि इस चीज़ पर लाजमी तौर पे काम करें कि हम लोग वक्त की पाबंदी करें, फिर चाहे वो किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो या किसी से मिलने जाना हो या किसी शादी पे क्यों ना जाना हो। हम तो शादियों पे भी शादियां शुरू ही 2 घंटे लेट होती हैं, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया वक्त के साथ। और हमने कोशिश करनी है लाजमी तौर कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कोशिश करें अपनी पूरी
जान से कोशिश करें कि हम लोग वक्त के पाबंद हो जाएं और हमारे जो इदारे हैं वो भी हमारी साथ दें हमारा, और कोशिश करें कि वो भी वक्त के पाबंद हों और ना तो मुसाफिरों को और ना ही लोगों को सफ़र करना पड़े इस चीज़ से। और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर हमारी ट्रेन्स की टाइमिंग जो है बेटर हो जाती है, क्योंकि ट्रेन्स पूरी दुनिया में अगर आप देखें, स्पेशली यूरोप में एक बेहतरीन तरीका है मुल्कों के बिटवीन ट्रैवल करने का, कहीं भी जाने के लिए। तो जी आई होप कि एक दिन ऐसा हम ज़रूर देखेंगे पाकिस्तान में भी। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान आज मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ताजरों को फेस करने पड़े हैं पिछले कुछ वक्त में, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी करें और साथ ही साथ सॉल्व करने की भी कोशिश करें। डिस्कशन नहीं होगा, बात नहीं होगी तो कोई भी इश्यू सॉल्व जो है वो नहीं हो सकेगा। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, हम आपको एक और अपडेट जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे होंगे। तो जी आपको अपडेट करते हैं फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल से। वकास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम फातिमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक के आज? फातिमा, आज की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक शेड्यूल के हवाले से सबसे जो अहम चीज़ है, अब से कुछ देर पहले एक हादसा हुआ सैयावाला इंटरचेंज के करीब, जिसके बाद एक्सप्रेस वे जो है वो फिल वक्त ट्रैफिक के लिए इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि मेन इंटरचेंज है मोटरवे की सैयावाला इंटरचेंज, जहां पर हादसे के बाद जो है ट्रक और मजदा जो है दोनों इस वक्त रोड पे खराब हालत में मौजूद हैं। बिल्कुल वकास। और जी जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी रोड जो हमारी फैसलाबाद की अहम शाहराहें हैं, उनमें से सरगोदा रोड जो है वो सुसरवी का शिकार है आज कंस्ट्रक्शन, पैच वर्क और कुछ खस्ता हाली की वजह से, जबकि इसके साथ साथ सत्याना रोड मछली फार्म जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है वो सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है, चूँकि अभी तक वहाँ पे पैच वर्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इसके साथ साथ फातिमा, सूसा रोड की अगर बात की जाए या कैनाल रोड, जो हमारे दो बहुत अहम रोड हैं फैसलाबाद शहर के, ये दोनों रोड जो है फिल वक्त तक कैनाल रोड गटवाला पुल तक जो है ये मुकम्मल तौर पे नॉर्मल है और आम हालात की तरह जो है ट्रैफिक रवा दवा है। इसी तरह सूसा रोड और जड़ावाला रोड जो है ये भी आज ट्रैफिक के लिए बआसानी शहरी इस पर सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम लोग सिविल लाइंस के हवाले से बात करें वकास, तो क्या वहाँ पर ट्रैफिक मौजूद है या क्लियर है आज? सिविल लाइंस के हवाले से अगर बात करें तो हमारे पास जिला कौंसिल चौक जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद है। शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चूँकि अक्सर एहतजाज जो है वो जिला कौंसिल चौक में किए जाते हैं, जो कि सिविल लाइन का सबसे अहम एरिया है, रेड जोन भी कहलाता है, लेकिन शहरियों का हक है एहतजाज करना। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जब एहतजाज किया जाता है तो जिला कौंसिल चौक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद होता है। उसके लिए मुतबादिल रास्ता जो है वो या तो सर्कुलर रोड होता है ट्रैफिक पुलिस के पास, या इसके साथ साथ जो है जिनाब बाग वाला जो मेन रोड है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो जी आपने सुना कि ट्रैफिक के किस तरह की सूरत हाल है। आपने कोशिश करनी है कि उन रूट्स को अवॉइड करें जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक, स्पेशली अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों ने। आप लोग हमें बहुत अजीज़ हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी आप लोग बहुत अजीज़ हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, और कोशिश करें कि ओवर स्पीड ना करें, किसी और का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। तो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पहले बता रही थी आपको कि बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। बिजनेस के हवाले से बात होगी, इंडस्ट्री के हवाले से बात होगी, और ताजर बिरादरी को स्पेशली क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, जिस तरह से टैक्सेस हो गए, डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं उनके, जो कि डेफिनेटली हाईलाइट भी किए जाएंगे। थ्रू डिस्कशन कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जाए, और इदारों तक अगर कोई भी तकलीफ है जो ताजरों की, उसको लाजमी तौर पे पहुंचाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि इस डिस्कशन का हिस्सा बने, तो आप लाजमी तौर पे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा उस पर कॉल करके इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और कोई भी मैसेज अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जी मैं हमारे जो बहुत ही खास मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो जी उमैर अजमत मौजूद होंगे, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक सदर FCC आए हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और देखिए जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोगों ने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए।
और साथ ही साथ कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है कि फैसलाबाद की आवाज़ है सिटी 41, और हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद के लोगों को जितने भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो लाजमी तौर पे हमारे शो में डिस्कस किए जाएं। और अगर ताजर बिरादरी की बात करें तो एट द मोमेंट बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो कि वो फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे शो में भी डिस्कस किए गए हैं कि उनके टैक्सेस से रिलेटेड इश्यूज हो गए, डिफरेंट प्राइसिंग के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, और रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी और कॉटन प्राइसेस के हवाले से भी। लेकिन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके ख्याल में, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जो कि फौरी तौर पे इदारों की तरफ से सॉल्व किए जाने चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया फातिमा आपका और सिटी 41 का कि आपने बहुत ही खूबसूरत मौजू आज रखा है, और बड़ा मैं समझता हूँ कि इस टाइम के हवाले से बहुत बेहतर है कि जिस पे हम बात करेंगे। और उमैर को बड़ा टैक्स डिपार्टमेंट से चूँकि रिलेटेड ये अक्सर आते हैं, तो इन्हें भी पता है कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। बात यह है कि पाकिस्तान का टैक्स वाला मामला हल क्यों नहीं होता। इसमें एक्चुअल ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं हमारे, उन्हें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो लोग जो असल में उनके नुमाइंदे ही नहीं होते। मिसाल मैं इसकी ये दूंगा कि कभी भी जो ट्रेडर्स हैं ख़ास करके, और जो पाकिस्तान की ट्रेड की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कहीं पे भी। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो मैं समझता हूं कि जब तक आप उस ट्रेड से वाबस्ता लोगों को नहीं लेके बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि लोगों की मुश्किलात क्या, लोग चाहते क्या हैं। दूसरा हमारा यानी आप देखें कि ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान का, सारी दुनिया से कम टैक्स फाइलर जो हैं वो पाकिस्तान में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपने कभी हकीकी तौर पे वो चीज़ें आज तक ढूंढने की कोशिश नहीं की कि क्यों लोग टैक्स अविजन करते हैं, क्यों नहीं इस सिस्टम में आते। एक तो आपने लफ्ज़ रखा है कि जी टैक्स नेट, नेट का मतलब है जाल, जाल में हमेशा मछली फंसती है, तो आपने उसका नाम ही गलत रख दिया और उसको आप गलत नाम से यूज़ करते हो, बुलाते हो कि जी टैक्स नेट। टैक्स सिस्टम है। लोगों को समझाने की एक बात है कि आपका दिया हुआ पैसा आप पे और आपके मुल्क पे खर्च होगा। जब आप लोगों को इस बात पे मैं समझता हूँ कन्विंस कर लेंगे तो फिर कोई बंदा टैक्स अविजन नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसे ये आप बातों से ना करें, प्रैक्टिकली उसे पता चले कि हाँ मेरा दिया हुआ पैसा मेरे ऊपर ही खर्च हो रहा है, मेरे मुल्क पर खर्च हो रहा है, तो वो कभी भी टैक्स अविजन। अब होता क्या है, जो लोग टैक्स देते हैं या जो पैसा इकट्ठा होता है वो भले आप कर्जों से करें या आप देखें कि लेवल जिंदगी उससे कौन गुजार रहा है, आपके जो अशराफिया है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो ब्यूरोक्रेसी जो है। आप छोटे से पटवारी से लेके हाई ऑफिशियल तक देखें कि वो कौम के पैसे को किस तरह अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़िंदगी, उनका तर्ज रहन, उनका ऑफिस, उनका स्टाइल, वो सब मैच नहीं करता कि हम एक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क से हम रहते हैं। अगर वो लोग सादगी अपनाएं, अगर वो लोग इस तरह बिहेव करें, और ये देखें मैं इसको इस तरह करूंगा कि आपने ये मार्केटिंग मैनेजर है एक्चुअल, ये टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये, या कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस को लगा लें तो ये मार्केटिंग मैनेजर है कि ये लोगों को बावर करवाएं कि जी आएं, उनको ये साबित करवाने की कोशिश करें कि आप क्यों पैसा हम आपसे मांगते हैं, आपने पैसा देना क्यों है। ये है असल मैं समझता हूं पॉइंट, कि अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि मेरा पैसा सिर्फ एक बंदे की जिंदगी बेहतर करने पे खर्च नहीं हो रहा बल्कि मेरे मुल्क पे हो रहा है। दूसरा पॉइंट इस पे ये है कि आपने टैक्स के रेट इतने हाई रखे हुए हैं कि लोग फिर से अविजन करते हैं।
अगर मिसाल कोई बंदा अपने पैसे को वाइट करवाना चाहता है तो 2-3 किस्म के वो टूल इस्तेमाल करता है। नंबर 1, वो प्राइस बॉन्ड के पास वाले के पास जाएगा, वहाँ से 4%, 3% पे वो जो है निकला, जिस बॉन्ड पे प्राइस अनाउंस हो चुका है वो खरीदेगा और उसको अपने नाम पे फिलअप करके स्टेट बैंक से अपने आप को वाइट डिक्लेयर करेगा। दूसरा सिस्टम है कि आप बाहर से कहीं से टीटी मंगवाएं, पैसे मंगवाएं और उसको डिक्लेयर, ये जो अब चल रहा है पंडोरा बॉक्स और ये लीक्स, ये सारी उसी की वजह है कि क्यों लोगों को ये करना। अगर आप रख दें कि जी आप जो कमाई करोगे, जहां पे आपने एग्जम्पशन दी हुई है, मसलन अब 4 लाख रुपया है कि जी 4 लाख की आमदन जो है वो आप एग्जम्प्ट हो, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आप ये टैक्स रेट देंगे। और आप मुझे बताएं कि वो 5% से लेके 35% तक चला जाता है। अब 1 लाख अगर कोई कमाए, उससे ऊपर अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, तो उसमें से वो 35,000 रुपया टैक्स देगा। कौन देगा? नहीं देगा। अगर आप वही 4% रखें कि जी आप 5% रख लें और ये उसे कहें कि जी आप 1 करोड़ कमाओ और 5 लाख आप जो है उसका टैक्स अदा कर दो, यकीन जाने पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा रखने की जगह नहीं रहेगी। ये हैं वो चीजें जिसे ना वो डिस्कस करना चाहते हैं, ना ये पॉलिसीज बनाते हैं। बना के देखें, आप लोगों पे ट्रस्ट तो करें ना जी। अब अच्छा, पॉलिसीज फिर वो होती हैं जो ओवरऑल आप सब पे इंप्लीमेंट करें। अच्छा, होता क्या है कि हम पॉलिसीज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं। आप ऊपर वालों को उसमें लेकर आए और फिर दूसरों को ग्रेजुअली उसमें शामिल करते जाएं, तो आप देखेंगे कामयाब पॉलिसी। मिसाल मैं देता हूं, अभी उमर को भी पता है, POS, पॉइंट ऑफ सेल, उसके ऊपर इतनी लेदे हुई कि अभी छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ना शुरू कर दिया। चीफ कमिश्नर साहब के साथ हमारी चैम्बर में मीटिंग हुई तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि 4 टियर आपने रखे हैं कि 1000 फुट से ज्यादा जिसकी दुकान होगी, जो इंपोर्टेड माल मंगवाएगा, जो 12 लाख अपना जिसका ईयरली टैक्स होगा, और तीसरा जो आप चौथा पॉइंट जो है कि वो आप 1000 स्क्वायर फुट से उसकी बड़ी दुकान हो। और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के हवाले से भी हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे ताजर इससे नाखुश हैं। क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से? मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। तो जी, आपको पता है कि आज स्पेसिफिकली फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से, चैम्बर के हवाले से और क्या इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ताजरों के मसाइल को हल किया जाए, और वो कौन से मसाइल हैं जो कि ताजर चाहते हैं कि सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस किया जाए और लाजमी तौर पर उनको सॉल्व किया जाए। पॉइंट ऑफ सेल टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके बाद ताजरों की तरफ से एहतजाज भी किए गए और उनकी तरफ से शिकायत भी थी कि हमें एज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन नहीं लिया गया है। कहाँ तक पहुंची है बात, क्या कहना है ताजरों का, और आखिर ताजर क्या चाहते हैं इदारों से, पूछते हैं। जी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ सेल टैक्स की और उसकी कंडीशंस की कि किन लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर डिस्कनेक्ट है गवर्नमेंट के दरमियान और ताजरों के दरमियान, जिसकी वजह से ताजर आज भी टैक्स देने को राजी नहीं? देखें, इसमें मैंने बात यही की थी कि सबसे पहले उन्होंने बनाए थे कि 4 टियर जो है उसमें जो लोग आएंगे तो वो आएंगे। तो मैंने उनसे, चीफ साहब से ये बात की थी कि आप देखें कि क्या आप फैसलाबाद में आ जाए कि फैसलाबाद में सबसे पहले है कि जो चेन ऑफ स्टोर होगी वो लोग आएंगे। क्या जिनके 1 या 2 से ज़्यादा आउटलेट हैं आपने उनको लगा दी, अगर वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल आपने नस्ब कर दिया, ठीक हो गया। अगर दूसरा आ गया कि जो 12 लाख से ज़्यादा जिनका सालाना बिल था, क्या आपने वो कर लिए, कंप्लीशन होगी उनकी, अगर होगी तो फिर आगे चले। इसी तरह जो एक ना अबहाम था कि एसी वाली दुकान, एसी तो अब एक छोटे नाई की दुकान में भी लगा हुआ है, इशू ये नहीं है। उन्होंने लिखा था कि इसमें थर्ड जो था टियर के, जो शॉपिंग मॉल में दुकान होगी वो भले कोई भी हो वो उसमें आएगी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बड़ी महंगी दुकानें हैं, बड़ी महंगी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, कई सारी शॉपिंग मॉल्स के अंदर स्टॉल्स की तरह की दुकानें भी होती हैं जो कि एक्चुअली
उन्होंने जगह नहीं ली होती है, लेकिन साइट पर उनको शॉप बहुत सारी आपने खुद भी देखा होगा कि मौजूद होती है, क्या उनको भी इस टैक्स में इंक्लूड होना पड़ेगा? जी, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा और सबसे पहले आज टीचर्स का आज दिन है। सिकंदर आजम साहब चाह रहे थे कि उनको ज्यादा वक्त दिया जाए। जी 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 जी, टीचर्स का आलमी दिन है, तो मैं अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले अपने कौम के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे निकम्मों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, और वो लोग जिन्होंने इस कौम के बच्चों की आबियारी की और वो इस वक्त तालीम हासिल करने के बाद बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, और बिलाशुबा टीचर जो है वो इस कौम के मोहसिन हैं। और बिलखुसूस हमारे कोलीग हैं रमज़ान मिर्ज़ा साहब, उनकी मिसेस जो हैं वो भी टीचर हैं, तो मैं उनको भी आज खिराज तहसीन पेश करता हूँ। में ऐड कर लें कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, वो भी स्कूल टीचर। वाह, राना साहब ने जिस तरह के उनके वालिद साहब हमारे कैमरामैन नईम सलीम हैं, उनकी मिसेस भी स्कूल टीचर हैं, तो इस तरह हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जिनके घरों में टीचर्स मौजूद हैं। तो टीचर्स हमारे माशरे का फख्र हैं और आज हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। क्या बात है उमैर, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज से आपने अपनी कन्वर्सेशन का शुरुआत की, एंड आई होप आई विश कि हम लोग पहले जो है ये डेफिनेटली मेंशन कर पाते, बट उस्ताद जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं, और उस्तादा ही आपको एक, मेरे ख्याल है हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में उस्ताद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो उम्र, वो एज जो होती है उसमें आप जो दुनिया को सीखते हो, जो पर्सपेक्टिव होता है, क्या आप आगे जाके अच्छे इंसान होंगे या बुरे इंसान होंगे, ये बहुत हद तक उस्तादा पे डिपेंड करता है। क्या कहेंगे इस सवाल से? मैं बिल्कुल इसी तरह से है। वो देखें कि अगर हम बिलाशुबा पाकिस्तान की बात करें या ओवरऑल दुनिया की बात करें, तो बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, टीचर्स का हमेशा से अहम रोल रहा है माशरे को बेहतर करने में, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में हमेशा टीचर्स का रोल रहा है। और एक बहुत मशहूर मकौला है या कौल है कि शौर और शऊर जो है उसमें सिर्फ आइन का फ़र्क है, और वो ऐन इल्म है, और वो इल्म टीचर्स देते हैं अपने सोसाइटी के बच्चों को, इस माशरे को। तो इसके साथ ही अभी हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, जहाँ से आपने बात की थी उससे शुरू करते हैं। राना साहब की गुफ्तगू के तसलसल को मैं आगे बरकरार रखूंगा कि उन्होंने बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात की थी। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस जो कि राना साहब ने भी बताई और FPR की जानिब से भी रखी गई थी कि अगर कोई बंदा जिसकी दुकान, अगर वो शॉपिंग मॉल में है, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो देखा जाएगा कि उसका मंथली जो है वो उसको 1 लाख रुपए तक का बिल जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो डेबिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, 1000 स्क्वायर फुट की उसकी दुकान है या नहीं है, ये मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इश्यूज दोनों साइड्स पे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें वो ब्रांड्स की शॉप्स हैं, उसमें बेकरियां हैं, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कि मैं या आप या कोई भी जब खरीदारी करता है तो वो उससे सेल्स टैक्स वसूल कर लेते हैं। वो 17% है, वो बेकरी पे 8% है, 7% है, जितना भी है सेल्स टैक्स वसूल कर लेते हैं, मगर आगे वो टैक्स FBR को नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी टैक्स एविजन यहाँ पे होती है कि हमने टैक्स अदा कर देते हैं। ये इस कौम के साथ जाती है, ये चोरी नहीं है, इस कौम के साथ जाती है कि वो दुकानदार वो टैक्स ले लेता है आपसे, मेरे से, लेकिन उसके बाद वो अपनी जेब में डाल लेता है। ये उस चोरी को पकड़ने का मैकेनिज्म था। वो भले कि इसमें भी हमारी कौम ने उसमें भी अभी निकाली है शॉर्टकट के, उसको भी कैसे डॉज देना है इस ऑनलाइन सिस्टम को भी। अच्छा, लेकिन यही ऑनलाइन सिस्टम जो मुतारिफ करवाया गया है कि जहाँ पर आपका कोई भी अगर आपकी सेल होती है तो डायरेक्टली FBR तक वो पहुंच जाएगी, तो क्या इस सिस्टम में भी लूप होल्स निकाल लिए गए? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें होता यह है कि मिसाल के तौर पे एक दुकान पे 100 लोग खरीदारी करते हैं, वो दुकानदार क्या करता है कि 90 लोगों का टैक्स अपनी जेब में डाल लेता है, 10 लोगों को वो POS की रसीद, यानी कि 10 लोगों की सेल डालता है, 90 लोगों की सेल ही नहीं डालता। उसकी वजह यह है कि अभी हमारी सोसाइटी को भी इतना शऊर नहीं है कि हमने वो POS वाली रसीद लेनी है, हमने पक्की रसीद लेनी है, मेरा टैक्स जो अदा किया गया है वो कौमी खजाने में गया या नहीं गया, इस चीज़ का भी हमारी सोसाइटी या आम बंदे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है और इदारों ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि पब्लिक को एजुकेट किया जाए। क्योंकि जिस दिन कौम एजुकेट हो जाएगी
उस दिन वो टैक्स एविजन, वो टैक्स नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही सिस्टम बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात यह है जहां पे अदारों की नाकामी है या अदारों की गफलत है, कुछ लोग कहते हैं कि चेन मुकम्मल नहीं है, या मिसाल के तौर पे अगर एक दुकानदार है वो पीछे से कोई चीज खरीदता है, वो आटा खरीदता है, वो चीनी खरीदता है, वो घी खरीदता है या कोई और चीज खरीदता है, अगर वो मैन्युफैक्चरर या उसका जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है वही उसको इनवाइस नहीं देता सेल्स टैक्स की, दुकानदार फिर कैसे 17% सेल टैक्स की इनवाइस ग्राहक को दे दे? क्या वो अपनी जेब से 17% टैक्स पे करेगा? इतना तो उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो इसके लिए एफबीआर को भी काम करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे लोगों को पॉइंट आउट किया भी गया था बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से पिछले दिनों में, वो बड़े बड़े नाम थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको मेंशन किया गया कि ये लोग इनवाइस नहीं देते 17% सेल टैक्स की, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक बदकिस्मती से उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इश्यूज दोनों साइडों पे हैं और दोनों साइडों पे इस पे काम करने की जरूरत है। बाकी जहां तक रही बात पीओएस की, ये कोई नया टैक्स नहीं है, ये जस्ट एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए वो अगर कोई भी रसीद जारी करेंगे, एक तो उसका रिकॉर्ड फौरी एफबीआर के पास चला जाएगा, दूसरा उसके नीचे क्यूआर कोड होगा, वो आप अपने मोबाइल में कोई भी शहरी मोबाइल टैक्स आसान ऐप के जरिए ऑनलाइन इस बात को उस कोड के जरिए वेरीफाई कर सकेंगे कि जो टैक्स हमने पे किया है, मैंने पे किया, आपने पे किया है, ये एफबीआर के पास चला गया है या फिर ये दुकानदार ने अपनी जेब में डाल लिया है। ये बेसिकली इसका इशू मैकेनिज्म इसका था, इसका थीम ये था। मगर अभी तक, अब अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो इब्तदाई तौर पे 700 के करीब शॉपिंग पॉइंट्स थे जिनका हदफ जो था वो मुकर्रर किया गया था कि इनको पीओएस में रजिस्टर्ड किया जाएगा। एफबीआर ने पिछले दिनों में काफी जोरों शोर से इसकी कैंपेन शुरू की। 3-4 दिन में करीबन 20 से 25 के करीब बड़े बड़े जो स्टोर्स थे उनको सील कर दिया गया। फिर लोगों को इस बात का पता चला जब वो खबरें चली, हमने भी खबरें दी कि ये बड़े बड़े नाम, ये मोतबर नाम जो है ये टैक्स चोरी में मुलव्विस थे या ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहे थे एफबीआर के साथ। और उसके बाद फिर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से प्रेशर आया है, इस्लामाबाद में भी इस पर मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसके बाद ये जो है इसमें कुछ स्लोनेस हुई है। लेकिन बात यह है कि हमें लाजमी तौर पे आई है इस हवाले से, जहां पर ताजरों ने अपनी कंसर्न्स आगे रखे हैं और एक सर्टन कैटेगरी जो है वो क्रिएट की गई है जहां पर आपको टैक्सेस नहीं देने होंगे, और ये डेफिनेटली ताजरों की और इंडस्ट्री की ओवरऑल आसानी के लिए किया गया है। अगर उमेर चैम्बर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का चैम्बर जो है वो 3rd लार्जेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाकी शहरों से कंपेयर करें तो कहना नहीं चाहती हूँ मैं ये, लेकिन आई थिंक हम बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी तौर पे की जा सकती है। अगर आप ब्रीफली इस पे कमेंट करें और उसके बाद मैं चाहूँगी कि सिकंदर आजम साहब जो है इस पे कमेंट करें। देखें, इस तरह की जितनी भी ट्रेड बॉडीज होती हैं ये बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन ब्रिज का किरदार अदा करती हैं। बिलाशुबा बहुत सारे इश्यूज में, वो टैक्सेस के इश्यूज हों, वो दीगर इश्यूज हों, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दीगर ट्रेड बॉडीज ने अपना किरदार अदा किया है। मगर बदकिस्मती से बहुत सारे मसाइल टैक्सेशन से हट के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनका फैसलाबाद में बिजनेस कम्युनिटी को सामना है, मगर वो इश्यूज हल नहीं हो सके हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर होने के बावजूद कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि हल नहीं किए जा सके हैं और उन पर मजीद काम करने की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जरूरत है। राना साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और मेरे ख्याल से राना साहब भी इस बात को एडमिट करेंगे कि मजीद होमवर्क करने की जरूरत है। तो जी राना साहब आप क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, मैं उमैर साहब से एग्री करता हूँ। 2-3 चीज़ें जो इन्होंने हाईलाइट की हैं, पहले पीओएस के मतलब उसके बारे में बात करूं। एक चीज़ जो हमारा मौक़िफ़ है और फैसलाबाद चैम्बर का और हमारी ट्रेड एसोसिएशन का, कि वो बंदा नाकाबिले माफ़ी है, उसको कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो अपने कस्टमर से टैक्स वसूल करता है और आगे टैक्स पे नहीं करता। उसको तो मैं देखे ना, यहाँ ऑन एयर आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, अक्सर पहले भी कहा है, अब उसके लिए अगर कोई बाहर निकले, उसकी कोई सिफारिश करे तो भाई ना माने ना, आप क्यों मानते हैं? आप बावर कराएं लोगों को। यहां गुडमुड हो जाता है सिस्टम
कि जी पता नहीं, मैं कहता हूं कि वो लोग जो, फिर दोहरा रहा हूं, वो लोग जो सेल टैक्स 1% या 17% किसी कस्टमर से किसी प्रोडक्ट पे भी वसूल करते हैं और उसको चिट देते हैं जी, वो जाली चिट्ठी होती है कि जी ये आप, मैंने ये सेल टैक्स आपका कटा है। अच्छा, उसका इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैकेनिज्म कोई नहीं है। वो क्या है, मैं कहता हूं जी कि इसका लिंक करें, ये डिपार्टमेंट का काम है कि जैसे अब हर चीज आप जाते हैं ई टैग मोटरवे पे जाते हैं, जैसे ही आपका टैक्स कटता है तो आपको फौरन मोबाइल पे आ जाता है, अपना मैसेज आ जाता है जी आपका ये कट गया। तो क्यों नहीं हो सकता, आप बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं, क्रेडिट कराते हैं या डेबिट कराते हैं, फौरी तौर पे आपको बैलेंस भी आ जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि मेरा ये चेक जो है वो कैश हो गया और ये इतने पैसे मेरे आज क्रेडिट हो गए। तो ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए फातिमा, इसमें यही चीज है कि मैकेनिज्म बनाने वाले खुद नहीं बना रहे। अगर मुझे पता हो, बनाना नहीं चाहते, ये मिली भुगत है, ये मैं कहूंगा। अभी मैं कहता हूं कि ये जो 3% का इन्होंने एक पोर्शन रखा हुआ है कि जी आप फर्दर 3% टैक्स दें और आप नॉन फाइलर, आप तो खुद लोगों को ये इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि आप नॉन फाइलर हैं, 3% इजाफी। अच्छा, जब 3% ले लिया इजाफी तो फिर क्यों से, मसलन मैं गाड़ी लेता हूं, मैं फाइलर हूं तो मुझे 1 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर नॉन फाइलर है तो वो 2%। बिल्कुल जी, और डेफिनेटली टैक्सेस किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और टैक्स देना लाजमी है। हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि हम लोग टैक्स अदा करें और किसी भी तरह के लूप होल्स नहीं ढूंढें। अपने मुल्क की तरक्की में अगर हम हिस्सा लेना चाहते हैं तो टैक्स देना लाजमी है। तो जी यहाँ पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से और ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के हवाले से भी कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर किया जा सकता है। चैम्बर की परफॉर्मेंस जो है उस पर भी बात हुई कि किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। मैं चाहूँगी राना साहब ब्रीफली अगर आप उस पर कॉमेंट करें, और उसके बाद क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि सारा जो है वो सीरियस नहीं हो, तो हम थोड़ी सी आपसे जो है ना इस जो है लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी करें। देखें, बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर अदारे में रहती है। तो इसी तरह चैम्बर अपना रोल प्ले करता है और चैम्बर ने हमेशा फ्रंट फुट पे आके ना जी इस शहर के मसाइल को हल करने में भी हमेशा आपने देखा होगा। अब आपकी और हमारी जो लाइजोन है वो बड़ी, मैं समझता हूँ, मजबूत है। तो डेली बेस पे आप जो प्रोग्राम कवर कर रहे होते हैं सिटी 41, तो उसमें पता चलता है कि चैम्बर क्या कर रहा है। नो डाउट कि जिस तरह कुछ शहरों में, बल्कि एक तो हमारे गले पड़ा हुआ शहर कि जी उसका नाम ले लेके कहा जाता है जी वो मॉडल, तो इसमें हम नाकाम रहे हैं। और मैं इसको समझता हूँ कि हम वैसे ही कहें जी हमने ये किया वो किया, बहुत सारे काम हम कर सकते थे। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे हमारे कहने पे काम हुए हैं। फ़र्क क्या है कि मसलन हमने भी कोशिश की, चैम्बर ने भी कोशिश की, और यहाँ के एक MNA थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने भी कोशिश की कि फैसलाबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करवाया जाए। तो ये दोनों साइड पे मेहनत करके वो हुआ है। ड्राई पोर्ट जो है वो टोटली हमारी जो अपना सनतकार है उन्होंने खुद बनाया, उस पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद की, वहाँ की बॉडी उनकी है। पाकिस्तान की पहली जो ड्राई पोर्ट है वो फैसलाबाद के ताजरों ने ही बनाई। तो इसी तरह एक्सप्रेस वे लगा लें, सारे काम लगा लें, हम हाईलाइट करते हैं। होता क्या है कि चैम्बर में चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंट मुख्तलिफ डिग्निटरीज का आना होता है, पर्सनैलिटीज आती हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, CM, ये जब हमारे पास आते हैं तो हमारे अपने डिमांड्स के अलावा इस शहर की बेहतरी के लिए बहुत सारी अपना डिमांड्स होंगी। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर जब मैं प्रेसिडेंट हाउस गया हूं तो आप उस स्पीच को देखें, उसमें अपने लिए हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। तो 5 पॉइंट थे जिनमें नया एयरपोर्ट था, IT यूनिवर्सिटी थी जिसमें दोनों मोटरवेज को लिंक करना था, और एक्सपो सेंटर था।
तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने उनसे बात की। तो ये डिमांड चैम्बर ने ही की है। चैम्बर का जो रिप्रेजेंट, देखिए एक बंदे ने ही बात करनी होती है, वो प्रेसिडेंट जो भी हो, उसने नुमाइंदगी करनी होती है उन 7,000 लोगों की जो मेंबर है और 80 लाख आबादी के शहर की। और हाईकोर्ट बेंच जितने हम उसके, मेरा ख्याल वकला से ज्यादा हम आगे वोकल होके इसके बन जाते हैं नुमाइंदे कि जी ये हमें चाहिए, क्यों चाहिए ये भी बताते हैं। तो इस तरह नो डाउट के करने गवर्नमेंट ने होते हैं, लेकिन उसमें हमारी एफर्ट और हमारी डिमांड और सीरियसनेस जो है वो जाहिर हो रही होती कि हम क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ताजरों की और उसके बाद जो अवाम है उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक का काम एक चीज जो फातिमा आपने जिस तरह बात की, हाँ आज आप अभी तक ड्राई पोर्ट के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम नहीं कर सके, लेकिन अभी हमारी लीडरशिप इस पे कोशिश कर रही है और अब बातें शुरू हो गई हैं कि हम चूंकि एक बड़ा शहर है, एक बड़ी ट्रेड बॉडी है, तो आप देखेंगी कि एक साल के अंदर अंदर कोई ऐसी एसोसिएशन बन रही है और आपको ये खुशखबरी मिलेगी जिसमें 2-3 अरब रुपया जो है वो हम इकट्ठा करके तो न्यू एयरपोर्ट पे सबसे पहले काम शुरू कर रहे हैं कि न्यू एयरपोर्ट जो है वो टोटली प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर ही उसे रन करेगा। तो इसी तरह जिस तरह एयरलाइन बनी है ये चीजें अब होंगी, क्योंकि अब लोगों को इस बात पे लोग कन्विंस हो गए हैं कि इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ छोटी छोटी दुकानों से लोगों ने बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हैं और खरबों रुपए के मालिक बने हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, ओहदों से नवाजा है, तो उन लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमने भी इसको पे बैक करना है। पे बैक करने का एक ही तरीका है कि आप खुद अपना एक वो मॉडल आप अडॉप्ट करो और ये करो कि हमने इस शहर के लिए करना है और उसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं होगा। बिल्कुल जी। और फैसलाबाद शहर को फाइनली अगर कंसिडरेशन में लिया जा रहा है और ये बड़ी खुशखबरी राना साहब आपने जो है सब फैसलाबादियों के लिए पहुंचाई है, बट डेफिनेटली अभी कुछ वक्त मुझे लगता है इसमें लगेगा, लेकिन लाजमी तौर पे इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अगर एक लाइन में एक आपके पास वक्त जी, हो, जी बिल्कुल। मेरे ये लास्ट टेनोर में ना जी पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा, उन्होंने कहा जी कि मैं पार्किंग प्लाजे पे 2 अरब रुपया खर्च करता हूं, मैं कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं, लेकिन मेरे से बैठ के मुझे ये हो कि ये ना हो कि गवर्नमेंट जाए और फौरी तौर पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चेंज हो जाए और उसको कोई ऑन ही ना करे, या मेरे साथ इस तरह हो कि मेरा 2 अरब रुपया डूब जाए। ये है चीजें। यकीन माने कि डिप्टी कमिश्नर जो साबका थे उनसे बात की गई, मैंने खुद बात की, मैंने उनसे मिलवाया कि जी ये आप कर लें। हमारे जो लास्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा, लेकिन यकीन माने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सका क्योंकि अब लोग डरे हुए हैं। अब उनके साथ कोई बैठ के कोई प्रोजेक्ट साइन करने के लिए भी तैयार नहीं है। लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर 2 अरब रुपया कोई बंदा खर्च करेगा तो उसने इन्वेस्टमेंट की है तो उसको आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी अगर आगे चलते हुए ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है। देखें ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फैसलाबादियों के लिए कि अगर उन्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है तो बजाय इसके कि वो कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, पहले दूर दराज सफ़र करें और फिर वहाँ से वो अपने मंजिल के लिए उड़ान भरें, तो अगर उनको फैसलाबाद में अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है तो इसके उनको और क्या चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी एक अच्छा इकदाम होगा। सियालकोट में इससे कबल इसी तरह एयरपोर्ट बना, एयर सियाल जो उन्होंने अपनी एयरलाइन भी बना ली, तो अगर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी भी इस किस्म के इकदाम उठाती है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मिसाल होगी। और इससे जो पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी है उसको मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने वतन की, अपने शहर का जो कर्ज है वो चुका रहे हैं। फैसलाबाद के लोग जो हैं ये सेल्फ मेड लोग हैं, ये कोई बड़े बड़े जागीरदार या सनतकार नहीं थे। इन लोगों ने अपनी मेहनत के बल बोते पर ये इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हैं। और अगर ये लोग फैसलाबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर
एक खूबसूरत शहर बनाने की ठान लें तो फिर कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन इसके लिए इस पर इम्प्लीमेंट की बातों से आगे जाके एक कदम आगे जाना होगा और इस पे इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत होगी। जिस तरह से इंतजामिया की तरफ से बात की गई, तो ये एक काबिल अफसोस बात है कि अगर एक आदमी इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है तो हुकूमत को, इंतजामिया को तो उसे सर आंखों पे बिठाना चाहिए, ना कि ये कि उनको वक्त ही ना दिया जाए या उनकी बातों को इग्नोर किया जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के मंसूबे हैं उनमें तेजी लाई जाए, जिसका फायदा जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट को होगा कि उनका रेवेन्यू इन मंसूबों पर नहीं खर्च होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये मंसूबे मुकम्मल होंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो पब्लिक को फैसिलिटेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन अगर यहाँ के लोग कुछ करना चाहते हैं तो हुकूमत को भी चाहिए कि उनका साथ दे। बिल्कुल जी, और लाजमी तौर पे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, स्पेशली जब फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी बात की जाती है। तो जी अब क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमारी जो टोन और वाइब है वो थोड़ी सी हम जो है स्विच कर दें। तो सबसे पहले तो क्योंकि डिस्कशन कुछ ऐसा चल रहा था तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल ही होगा। एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखें, इस वक्त जो मैं समझता हूं कि करंट इशू है वो है आपका महंगाई का, और उसके कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सबसे पहले मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुझे आप ये 15 दिन के लिए फैसलाबाद शहर दे दें, 15 दिन में महंगाई अगर कंट्रोल ना कर सकूं मेरे से बात करने, भाई बाहर ही कोई नहीं निकलता, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सब्जी मंडी में 20 रुपए वाली चीज जो है किसान को भी कुछ नहीं मिलता, वो 20 रुपए किलो और यहां आके 150 रुपए किलो हो जाती है। ये किसकी नाकामी है? ये मैं समझता हूं प्राइस कंट्रोल कमेटीज और मजिस्ट्रेट जो है अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको साथ साथ बताऊं, लाइट मूड में हमारे यहाँ है क्या कि आटे का रेट अगर 1100 से 1200 हो जाए तो वो हमें बहुत तकलीफ लगती है, लेकिन वही बंदा जो आटे के रेट पे एहतजाज कर रहा था, वो जब 1600 का पिज्जा मंगवा के खाता है उसे ये नहीं याद आती। बिल्कुल जी, कि ये मैं 1600 का पिज्जा, एक रोटी 1600 की मंगवा ली है, वो उसे खुशी से। मुझे नजर आ रहा है कि राना साहब अब जो है हो सकता है कि इस तरफ भी, और 15 दिन में अगर आप चाहते हैं महंगाई कंट्रोल हो जाए तो आई थिंक राना साहब को इलेक्ट करने की जरूरत है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मुझे बिल्कुल जी, चले जी, ये पायलट प्रोजेक्ट का है, 100 दिन वालों को भी इंतजार मौका दिया, अब 15 दिन वालों को भी थोड़ा टाइम दे। चले जी, डन हो गया जी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया, वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि अब वक्त होगा कुछ और भी गुफ्तगू का, स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, ऑफकोर्स आपको पता है कि एक चीज़ मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से बात किए बगैर मेरा दिन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं उनमें से भी खाना जो है, बहुत सारे लोग स्पेशली फूडी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की डिशेस और रेसिपीज ट्राई करते रहते होंगे। तो जी आज स्पेशली मैं बात करूंगी गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से, जिनका दावा है, क्लेम करते हैं वो लोग कि उनके कुकिंग ऑयल में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपना सकते हैं। ना सिर्फ खाने जो हैं वो मज़ेदार होंगे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। कोविड-19 की दुनिया है, हेल्थ और इम्यूनिटी सबकी प्रायोरिटी है, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी है तब ही आप बाकी ज़िंदगी में जो है कामयाब हो पाएंगे। इसलिए हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है, और गोल्डन कुकिंग ऑयल का ये दावा है कि उनके लिए आप लोग नंबर 1 प्रायोरिटी है, और आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसीलिए जो भी खाने गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार किए जाएंगे उनका सबसे ज़्यादा फोकस आपकी हेल्थ पर रहेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी पर, और ऑफ कोर्स खाने के जायके पर भी। बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स का बर्निंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल का कहना है कि उनका बर्निंग पॉइंट हाई होने की वजह से जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन मौजूद होगा वो एट द एंड आपकी डिश के अंदर मौजूद होगा। तो आपका खाना मज़ेदार भी होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और न्यूट्रिशन के हवाले से भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारी तो कोशिश होती है कि जब खाने के हवाले से बात करें तो
मज़ेदार भी हो, हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और लो इन कैलोरी भी हो। और गोल्डन कुकिंग ऑयल का कहना है कि लाजमी तौर पे उनके खाने मज़ेदार भी होते हैं, साथ ही कैलोरी काउंट का ख्याल रखा जाता है। जो भी खाने गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर बनाए जाते हैं उनके हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ मज़ेदार नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ लो इन कैलोरी काउंट भी होते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोग मज़ेदार खाने भी इंजॉय कर सकते हैं और आपको वेट कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा। आप लोग जो है अपनी डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं बगैर ये टेंशन लिए कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ करने से जो है आपका हो सकता है वेट बढ़ जाए, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी डिशेस को अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल का दावा है कि आप लोग अगर गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लो कैलोरी काउंट जो है वो मिलेगा अपनी डिशेस के अंदर, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऐड हो जाता है सिर्फ कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से, वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर बात करें तो बेकिंग आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। बहुत सारी डिफरेंट डिशेस जो है आजकल मैं खुद भी घर पर ट्राई आउट करती रहती हूँ, और हमेशा यही फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो चूज़ करें, एंड स्पेशली बेकिंग के लिए आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट गोल्डन कुकिंग ऑयल का दावा है कि ना सिर्फ जो डिशेस स्टोव पे तैयार की जाती हैं पाकिस्तानी डिशेस के लिए, बल्कि कहीं की भी जो डिशेस हैं, चाहे वो इटालियन डिशेस हों, चाहे वो कोई और वेस्टर्न डिशेस हों जो कि आप ऑफ कोर्स ट्राई करते रहते होंगे, उनको बेक कर रहे हैं, स्टोव पे पका रहे हैं, या जिस तरह से भी आप कोई भी अप्लायंस जो है, एयर फ्रायर जिस तरह से आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी डिशेस जो हैं परफेक्शन के साथ तैयार होंगी और बड़ी प्रिसीजन के साथ आप अपनी रेसिपी को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो जी गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है ऑफ कोर्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट स्टोर पे अवेलेबल होगा, तो आप देख सकते हैं डिशेस और रेसिपीज तैयार कर। तो ये तो हो गया जी खानों के हवाले से। खाने की बात करते तो हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 की दुनिया में हेल्थ इज़ अ नंबर 1 प्रायोरिटी, और हमारे लिए आप लोग बहुत खास हैं, और हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम लोग हेल्थ के हवाले से बात करें और पॉजिटिवली जो है आपको एडवाइस प्रोवाइड कर सकें, टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकें। और मेरे लिए भी ऑनेस्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम लोग हेल्थ के ऊपर कोई भी हमारा सेगमेंट करते हैं, क्योंकि आप अपनी वो डेली रूटीन के अंदर वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि हमारे शो के लिए स्पेसिफिकली अपनी बहुत बिजी रूटीन्स में से वक्त निकालते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, और बहुत बिजी हो गया उनका स्केड्यूल, तो इसलिए मैं और हमारा जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है वो वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। और ऑफ कोर्स हमें तो बहुत खुशी होती है जब भी हम लोग डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं। आज स्पेसिफिकली हम लोग वुमेन हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। योगा इज़ समथिंग जो कि इज़ द न्यू वर्कआउट ट्रेंड। हर कोई कोशिश करता है कि योगा को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन किस तरह से करना है, कहाँ पर जो है आप अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, डाइट को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। तो जी योगी नईम हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाएं बहन, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सवालात हैं जो कि इवन मेरे सवाल हैं, लेकिन अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं और आप चाहते हैं कि योगी नईम जो है स्पेसिफिकली आपके सवालात और आपके कंसर्न्स को आंसर करे, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, आप लोग जल्दी से डायल कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकेंगे, और जिसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत अच्छी एडवाइस जो है आप लोगों को मिल सकेगी। और हो सकता है जो आपका सवाल हो वही और लोगों का सवाल भी हो, वो मेरा सवाल भी हो। इसे लाजमी तौर पर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे शो में ऐड करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो जी योगी नईम, अब देखें बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ और आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रजिस्टर कर दिया गया है योगी नईम इंस्टीट्यूट को, और साथ ही साथ ये पहला इंस्टीट्यूट होगा पाकिस्तान के अंदर जहां से आप योगा का क्लिनिकल योगा स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बड़ी नई चीज़ है तो मैं बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो इस्तेमाल करूंगी, क्लिनिकल योगा का डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रजिस्टर कर दिया गया है, योगी नईम इंस्टीट्यूट। एब्सोल्युटली अमेजिंग न्यूज़। आपके साथ एक सफ़र रहा है हमारा, एक जर्नी रही है, तो कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत मुबारक। इसमें आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो सका। और मेरे जो दोस्त मेरे साथ मोहब्बत करने वाले जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी भी मेहनत है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में
पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ से डिप्लोमा जो है वो इशू होगा और वो बाकायदा इस पर ट्रीटमेंट कर सकेगा जो डिप्लोमा ये लेगा। वरना आपको पता है ट्रीटमेंट करना जो है वो किसी भी मुल्क में आप बगैर डिप्लोमा के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। चाहे आप कुछ भी करते हो आपको अताई कहा जाएगा कि ये अताई है। तो अताइयों से बचने के लिए फिर हमने कोशिश की कि डिप्लोमा क्यों ना योगा का हम इशू कराएं, जिससे फिर हमें भी लोग अताई समझते थे कि शायद योगा कोई टोटके हैं, जो टोटकों के ज़रिए से इलाज करते हैं। और हमने फिर इसको जो है वो पूरा सिलेबस के तौर पर हमने इसको डिज़ाइन किया। इसमें बाकायदा एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, इसमें फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, इसमें पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी और बाकायदा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होगी। ये कोई डिप्लोमा ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी आ गई तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और इसके बाकायदा इम्तिहान होंगे। अरे वाह, उनको पास करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। एंड योगा इज डेफिनेटली समथिंग जो कि हेल्थ से रिलेटेड, अगर हम बात करें वर्कआउट से रिलेटेड, अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए बहुत ऊपर आ चुका है प्रायोरिटीज में, प्रेफरेंसेस में लोगों की। तो ये जो स्ट्रक्चर किस तरह से किया आपने इस सिलेबस को स्पेसिफिकली, उसमें किस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व थी, और आपने जो फाइनल सिलेबस जो है जो तैयार किया है उसमें क्या प्रोसीजर था वहाँ तक पहुँचने? देखिए बहन, कोई भी दुनिया में कोई भी इल्म है वो जैसे जैसे पुराना होता है उसको अगर जदीद ना किया जाए तो वो इल्म की मांग कम हो जाती है। किसी भी इल्म को आप ले लें, तो ऐसे ही योग जो है वो सदियों पुराना इल्म है, 6000 साल पुराना इल्म है। इसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत थी। अगर इसको जदीद ना किया जाता तो फिर लोग बाकायदा इसको अताई ही समझते कि ये टोटके ही हैं सिर्फ। हमने इसको दौरे हाजिर के मुताबिक इसको मेडिकल के साथ इन्वॉल्व कर दिया, इसमें मेडिकल शामिल कर दिया हमने। मेडिकल्स के जो आप एक रिसर्च हैं उसके मुताबिक फिर हमने इसकी जो अंदर चीज़ें टेक्निक्स जो फ़िलासफ़ी में समझता था उसके मुताबिक इसको सिलेबस को डिज़ाइन कर दिया कि मेडिकल ये कहता है तो फिर हम इसको इन मसल्स को ऐसे यूज़ करें तो ये फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी मैं समझता हूँ, मैंने फ़िलासफ़ी को पढ़ा। इसकी योग की फ़िलासफ़ी के मुताबिक फिर हमने उसको मेडिकल के साथ अटैच कर दिया। तो हमने सिलेबस इस तरह डिज़ाइन किया कि हम बाकायदा उसमें ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले जानते हुए कि कौन से ऑर्गन को किस तरफ से सप्लाई है, कौन से मसल आपके जो है वो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो क्या है, ये जानते हुए फिर हमने इसको डिज़ाइन किया। और जी मैंने जो सुना है वो तो यही है कि नेक्स्ट आफ्टर बीइंग रिकग्नाइज्ड ऑफ कोर्स बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपके इरादे हैं कि HEC की तरफ भी जाए? जी बिल्कुल, आप दुआ करें, हम उसमें लगे हुए हैं। कोशिश है हमारी कि हमारी जो डिग्री है वो बाकायदा फिर इंटरनेशनली जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल जी, एंड इंशाल्लाह आई रियली होप दैट ये जो जल्द से जल्द यू नो एंड डेफिनेटली रिकग्नाइज की जाए HEC की तरफ से, जिसके बाद जो है डिप्लोमा जो भी अगर आप लेंगे योगी नईम इंस्टीट्यूट से तो जी वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड होगा। एंड ऑल द बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत खुशी होती है जब आप जो लोग डिजर्व करते हैं स्पेशली एज टैलेंटेड एज यू आर कि वो आगे बढ़ते हैं फील्ड के अंदर, एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो जी लाजमी तौर पे बहुत अच्छी खबर है और इश्यूज भी बहुत सारे हैं। एंड योगा जैसे कि आपने खुद कहा कि अब आपने उसे फिजिकली जो एनाटमी है उसके साथ ज्वाइन कर दिया। आपको पता है कि बहुत सारे आज स्पेशली हमारे माशरे के अंदर बड़ा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का हो गया, रूटीन कुछ इस तरह की हो गया कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो आपका बैठ कर या रेस्ट करते हो, रिलैक्स करते हो गुजर जाता है, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। उस हवाले से अगर बात करें तो योगा से किस तरह से उस माइंडसेट को और किस तरह से अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्पेशली वेट कॉन्शियस अगर कोई होना चाह रहा है और ओबेसिटी से रिलेट किया जाए अगर उसको? मैं बहुत इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हम ये देखते हैं कि लोग कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कुछ भी अपनी सेहत के लिए करना शुरू करते हैं तो वो पहले दिन तो बड़े शौक से करते हैं और तकरीबन 2 घंटे कर लेते हैं और दूसरे दिन फिर उठने की हिम्मत नहीं होती। हम अगर इसको समझ जाएं कि फिटनेस की टेक्निक क्या है तो हमारे लिए 10 मिनट्स भी काफ़ी हैं। आप 24 आवर्स में सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए निकाल लें। मैं इसको लो डोज पे लेके जा रहा हूँ, लो डोज पे। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो कभी भी आपको हाई पोटेंसी से शुरू नहीं करेगा। कोई भी मेडिसिन आपको शुरू करेगा तो लो पोटेंसी से शुरू करेगा जिसमें आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा हो। हम 1 घंटा वॉक करते हैं और 1 महीने बाद हम कहते हैं कि अब 1 घंटे की वॉक का मुझे पता नहीं चलता। ये सुनने में आपको आता होगा। बिल्कुल। हम ये कहते हैं स्टेमिना है, ये स्टेमिना नहीं है, ये आप सेंसलेस हो जाते हैं। अच्छा, आप सेंसलेस हो जाते हैं, आप की बॉडी बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ चली जाती है। फिर आपको सुनने में ये आता है
जब 10 साल बाद डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपके अंदर ये बीमारी 10 साल से थी, आपको पता ही नहीं चला। अच्छा। आपकी बॉडी ने सिग्नल नहीं दिया आपको कि आप बीमार हैं। अगर आप फिटनेस की लाइफ गुजारना चाहते हैं तो सेंसेस को एक्टिवेट करना है, सेंसेस को डेड नहीं करना। अगर आप सेंसलेस हो रहे हैं एक्सरसाइज करने के बाद, आपके जिस्म से फीलिंग खत्म हो रही है एक्सरसाइज की, तो आप बजाय फायदे के नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर इस तरह से इसको पुट किया जाए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और आपको बाद में क्योंकि बड़ा स्ट्रेन्स हो जाती हैं, बड़े कई तरह की डिफरेंट पेन्स आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रहना चाहिए? वो नहीं रहना चाहिए। मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ कि जब आप 2 घंटे करेंगे तो फिर आपके क्रैम्प्स भी होंगे, आपके मसल इंजरी भी होगी। उसको कहते हैं इंटरनल मसल इंजरी। हम उसको खलियां कह के जो है वो टरका देते हैं कि ये खलियां पड़ गई हैं। वो इंटरनल मसल इंजरी हो जाती है, जिससे फिर सारी ज़िंदगी वो मसल आपके इंजर्ड रहते हैं। आपकी सर्दियों में तकलीफ शुरू हो जाती है, जैसे सर्दियाँ आती हैं बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बेसिकली वो गलत तरीका है। अच्छा। आप हाइपरटेंसी पे जाकर शुरू कर देते हैं जी। आप 10 मिनट से स्टार्ट लें और 10 मिनट्स के अंदर आप डेली एक्सरसाइज को चेंज करें। कभी किसी पार्ट को इस्तेमाल करें, कभी किसी पार्ट को इस्तेमाल करें, रेस्ट मिले। आपको हर दफ़ा करने में 10 मिनट्स में फील हो जाएगा। 10 मिनट्स में आप अपनी सेंसेस को बहाल कर लेंगे। अगर आपने अपने बॉडी को 2 घंटे दे दिए एक्सरसाइज के दौरान, तो फिर आपको 3 घंटे करने पड़ेंगे, फिर 4 घंटे करने पड़ेंगे। क्या इतना वक्त है किसी के पास? बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं लोगों को कि आप अपने वर्कआउट को और टाइम को शॉर्ट करें, लेकिन हर रोज पार्ट्स को चेंज करें। जैसे आज मैं अपर बॉडी कर लूं, अब मेरी लोअर बॉडी जो है वो यूज नहीं हुई, कल को मैं लोअर बॉडी को कर लूं, अपर बॉडी को छोड़ दूं, ठीक है। अब अगले दिन जो है वो दोनों को छोड़ के पेट पे आ जाऊं, अपने पेट के मसल्स को यूज कर लूं। अब ये रूटीन ऐसी बनाएं कि आपका एक जो पार्ट है एक्सरसाइज का उसको दूसरे दिन ना किया जाए, उस बॉडी को यूज ना किया जाए, ताकि उन मसल्स को रेस्ट मिल जाए। आप अगले दिन जब दोबारा करेंगे तो फिर आप दोबारा से फील करेंगे उन एक्सरसाइजेस को। जैसे कि इंटरनेशनली रूल है कि 3 डेज अ वीक क्लास होती है, 3 डेज अ वीक क्लास होती है, चाहे वो योगा हो, इंटरनेशनली किसी भी आप चले जाएं तो 3 डेज अ वीक किया जाता है ऑल्टरनेट डेज में। एक दिन आपने करना है और एक दिन रेस्ट करना है। अगर आपने फुल बॉडी वर्कआउट डेली करना है तो फिर आप एक दिन रेस्ट करें, एक दिन करें। इससे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो फीलिंग की तरफ रहेगी, फील करती रहेगी। तो फीलिंग्स को अगर खत्म कर रहे हैं आप सेंसलेस हो रहे हैं, तो अपने सेंसर खराब करके आप बीमार से बीमार हो जाएंगे अंदरूनी। आप मिसाल ये है कि जैसे आप जो हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, उनको वो बीमार नहीं होते। हार्ड वर्कर वो एकदम आखिरी उम्र के हिस्से में जाके बिल्कुल एकदम खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, एकदम चारपाई पे चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो विल पावर जो है वो यूज कर चुके होते हैं सारी अपनी लाइफ की जितनी विल पावर, उनकी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वो अपनी मुशक्कत के जरिए उसको खत्म कर बैठते हैं। मुशक्कत से कभी भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। इम्यून सिस्टम का आपका ताल्लुक आपके जहनी खुशगवार मूड से है। आप मेंटली खुशहाल कितने हैं, आप रिलैक्स कितने हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम है। अचानक खुशी मिलती है तो सारी बीमारियां भूल जाता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही। एकदम कोई आपको खुशी मिले तो उस दिन आपको फील नहीं आता कि आप बीमार हैं। इससे जाहिर हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग आपकी हैप्पीनेस से है। आपका मेंटली आप कितने हैप्पीनेस हैं। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप कभी भी इम्यून सिस्टम को मुशक्कत करके स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर डाइटिंग के हवाले से बात करें तो स्पेसिफिकली बहुत सारी खवातीन या मर्द हजरात जब डाइट पे जाते हैं तो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ। इसका क्या सोल्यूशन है? किस तरह से अपने आप को अगर आप डाइट करें या वर्कआउट शुरू करते हैं, जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं लोग, किस तरह से अपने माइंडसेट को सही रखा जाए? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डाइट के हवाले से। या तो हम डाइट लेना छोड़ देते हैं, या हम डाइट को बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं। मैंने तीनों चीज़ें देखी हैं। अक्सर लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं और वो बिल्कुल चावल रोटी छोड़ देते हैं। देखें, डाइट को बैलेंस करना है। एक्सट्रीमिज्म किसी भी जगह पे ठीक नहीं है, किसी भी एंगल में ठीक नहीं है। किसी भी आप वे में जाके एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं। किसी भी आप कोई फूड लेते हैं, आप उसमें शिद्दत पसंद हो जाता है कि मैंने यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना, तो ये आपको ओवरऑल नुकसान पहुंचाएगा। आपकी मेंटली जो आपने मूड स्विंग्स की बात की है, आप मूड स्विंग्स आपके होंगे। आपको डाइट को बैलेंस करना है। डाइट बैलेंस करने के लिए अगर आप योगा के पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे तो उसके 3 हिस्से करता है। वैसे मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को आप जो है वो चूज़ करें, उसके पास जाएं और अपना जो है वो डाइट का प्लान लें उससे। बिल्कुल जी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, तो जी पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे नईम साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपको। जी जी, जी कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा एहसान। आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ा सा ज़रा या अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। ठीक है आपको आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताएं जी। जी सर, मुझे नींद का इशू है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है और जिसकी वजह से मैं पूरी रात मतलब जहन में उल्ट पुल्ट चीज़ें चलती रहती हैं और डिप्रेशन फील होता है, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है ना वो गेन हो रहा है और स्किन इश्यूज हो रहे हैं। ये मतलब अलग अलग किस्म की चीज़ें मुझे जो फेस करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानूर कॉल करने का। आपने सुना कि इंसोम्निया और उसके साथ ओवर थिंकिंग आई थिंक हो जाती है जब आप सो नहीं पाते हो और उससे उनका वेट गेन हो रहा है। रात की नींद ना होने की वजह से वेट गेन होता है, स्ट्रेस से वेट गेन होता है। आप किसी भी किस्म का आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं तो आपका उससे वेट गेन होता है। इसमें नींद का ना आना, इसकी कुछ चीज़ें मैं अब डिस्कस करता हूँ कि जिनको नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है उसकी रीज़न क्या है। हम एक लाइट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बंद कमरों में, हमारी बॉडी के सेंसर काम नहीं करते। पहर हैं, 8 पहर हैं दिन पूरे 24 घंटे में, हमारी बॉडी उनको फील नहीं करेगी तो हम उस पहर में शिफ्ट नहीं होते। जैसे अगर हम दिन में भी यही रोशनी में बैठे हैं, रात में भी इसी रोशनी में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो सही तरह काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जी, एक नेचुरल सिस्टम है जिसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है और योगी नईम लाजमी तौर पे इसमें और मैं चाहूंगी डिटेल से भी बात करें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली आज बात हो रही है सेहत के हवाले से, आपकी फिटनेस के हवाले से, किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके पॉजिटिविटी के हवाले से और बेहतर तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ का भी कैसे ख्याल रख सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अटैच होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो जी हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। योगी नईम हमारे साथ ब्रेक से पहले भी मौजूद है, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं ब्रेक के बाद। बरीरा उज़ैर हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। वेलकम करते हैं बरीरा आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग मेंटल स्टेट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे एंड डेफिनेटली इंसोम्निया के हवाले से भी, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि उस पर भी हमें बरीरा ब्रीफली मैं चाहूँगी कि अगर हम डाइट्स के हवाले से थोड़ी सी बात करें। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लोगों को डाइट्स के अंदर और बड़ा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना, और स्पेशली जो इस किस्म के लोग होते हैं वो तंग आना शुरू हो जाते हैं जब कोई डाइटिंग पर जा रहा होता है। तो किस तरह से अपनी डाइट को प्लान आउट करना चाहिए कि ये जो मूड स्विंग्स हैं ये ना हो किसी को? सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हम यूजुअली नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। जब हम नेचर से दूर हुए हैं तो उससे क्या हुआ है कि हम चीज़ों को उस तरह से लेकर चल नहीं पा रहे जिस तरह से हमें एक प्रॉपर नेचर ने सिखाया था, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये आती है कि हमने अपने बच्चों को छोटे होते से ही उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अनहेल्दी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है यूजुअली कि अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग स्टेज से ही जब उसको वीनिंग स्टार्ट करा रहे हैं 6 मंथ से ऑनवर्ड, फिर माएँ आ जाती हैं हमारे पास बच्चों को लेकर और कहती हैं कि 12 माह के बाद बच्चा कुछ खाता नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि जब माओ की डाइट हेल्दी नहीं है तो ओबियसली बच्चों की कैसे हेल्दी हो सकती है, ठीक है। सारी चीज़ जो है वो आपस में इंटरलिंक करती है, ठीक है। ओबियसली बच्चों ने वही चीज़ खानी है जो माओ ने इंट्रोड्यूस करवानी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि अगर हम बच्चों को अनहेल्दी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर बच्चों में वही चीज़ें अडेप्टेबल हो जाती हैं। बच्चे कभी भी हेल्दी चीज़ खाना नहीं पसंद करते, बच्चे कभी भी प्रॉपर जिसे कहते हैं एक न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लेना चाहते, इसीलिए डेफिशिएंसीज होती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, व्हाटएवर। इन सब के पीछे हमारी डाइट है जो कि हमने बच्चों को सही से लगाई नहीं। चलें अगर हम बात करें कोई 15 से 20 साल पहले की, तो ओबियसली उस टाइम कोई अनहेल्दी चीज़ों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसमें लोगों की नींद अच्छी थी, लोग 10 बजे सो जाते थे एक प्रॉपर और सुबह उठते थे, फ्रेश होते थे, 10 बजे तक काम शाम करके सब फारग भी हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई निज़ाम रहा नहीं।
उसकी वजह जो मेजर आई है वो यही है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। हमने हर चीज़ को अपनी मर्जी से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर दिया है। लेट नाश्ता करते हैं, लेट लंच करते हैं और लेट ही हम डिनर करते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का तौर तरीका बन गया है, जिसकी वजह से ना तो नींद पूरी हो रही है, ना हमारा स्ट्रेस फैक्टर कम हो रहे हैं, ना स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो रहे हैं, और ना ही हम एक हेल्दी और एक मेंटली फिट लाइफ गुजारें। बिल्कुल बरीरा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि अभी स्पेशली रिलेटिंग टू के अननेचुरल जब आप चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और आप नेचर से दूर होते जाते हैं तो उतनी ही मुश्किलात जो हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती हैं। हमारी जैसे कि कॉलर ब्रेक से पहले जिन्होंने कॉल की थी, उन्होंने इंसोम्निया के हवाले से बात की थी। यहाँ पर मैं ऐड करती चलूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है जो कि आप योगी नेम से या बरीरा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे शो और इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो जी योगी नेम, इंसोम्निया के हवाले से डेफिनेटली बड़ी वैलिड कंसर्न है उनकी कि स्ट्रेस की वजह से किस तरह से इम्पैक्ट होता है आपकी नींद के ऊपर और उससे ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी पे कितना इम्पैक्ट होता है। इससे पहले कि हम उस जवाब की तरफ जाएं, एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं नौरीन, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरा जो वेट है ना वो इस टाइम 70 kg है और मेरी एज जो है वो 18 ईयर्स है। जी, इशू मेरे साथ ये आ रहा है कि मेरा वेट गेन होता जा रहा है और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जी आपका वेट कितना है करंटली? 70 to 80 kg। ठीक हो गया। और आपकी हाइट कितनी है? 5'2". 5'2". ठीक हो गया। और कुछ योगी नेम या आप बरीरा कुछ पूछना मुझे ये चाहेंगे? बताएं कि मैं किस तरह की डाइट लूँ या फिर क्या एक्सरसाइजेस करूँ जिससे मेरा वेट कंट्रोल हो या फिर मेंटेन रहे। बिल्कुल जी, हम जरूर। जी उम्र कितनी बताई है इन्होंने? 18 साल। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लाजमी तौर पे पहले अगर हम इंसोम्निया के हवाले से बात कर लें और उसके बाद हम जो इनका सवाल है उसकी तरफ आते हैं। जैसे हमने बात की पहले के सेंसर इंसान के जो है वो बंद लाइट में, शहरों में नींद की गोली खानी पड़ती है, गांव में क्यों नहीं खानी पड़ती? कि वो रात को छत पे सोते हैं। जी जी। वो शाम को एंजॉय कर लेते हैं, शाम उनको फील हो जाती है, उनकी बॉडी फील कर लेती है। रात की जो एक अंधेरा होता है वो बॉडी के ऊपर पड़ता है, जिससे फिर नींद अच्छी हो जाती है। तो जो माहौल है वो बड़ा उसका अमल दखल है आपकी नींद के साथ। हम अगर बंद कमरों में रहेंगे, एक लाइट में रहेंगे और एक ही जगह पे हम ज़िंदगी गुजार देंगे तो हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब होगा। अब आपको करना ये होगा कि आप थोड़ी सी अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे। हम शहरों को छोड़ तो नहीं सकते, हम शहरों में शिफ्ट हो गए हैं ना। हमने शहरों के साथ रहते हुए, जैसे मैंने कहा, जदीद करना पड़ेगा दौर को। अगर दौर जदीद के साथ आप इल्म को चेंज नहीं करेंगे तो आपका इल्म नहीं चल सकता। तो अब ये करना होगा कि आप थोड़ी सी चेंजेस ये लेके आएँ कि आपने बेड पे बैठना नहीं है, आपने सोफे पे लेटना नहीं है, सोफे पे सोना नहीं है, कुर्सी पे सोना नहीं है और बेड पे बैठ के बातें नहीं करनी। आपने एक डिसाइड कर लें कि ये मेरा बेडरूम है, ये सिर्फ सोने की जगह है। वहाँ आम रूटीन में आप बैठ के बातें नहीं करेंगे, बेडरूम को अलग कर दें। दिन भर आप अपने जो टीवी लॉन्ज में बैठें, आप किसी भी जगह में बैठें तो आपको नींद अच्छी हो सकती है। तो जी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? मैडम क्या हाल है? ठीक है फिट है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेट का है? जी जी बताएं जी। मेरा वेट 115 है केजी। जी जी। और हाइट 5'4" है। ठीक हो गया जी। और उम्र भी बता दें जी। उम्र 34। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और लाजमी तौर पर शो देखते रहें और हम इसकी तरफ भी लाजमी तौर पे आएंगे। तो जी योगी नेम, आप अपना जो इंसोम्निया से अब नींद के लिए अब ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, नींद नहीं आती। इसके लिए अब ये करना होगा कि सोने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपकी एक फाइल चल रही है दिमाग में कि मैंने सोना है, मैंने सोना है, तो सोने की कोशिश नहीं करनी है आपने। आप अपनी रिवर्स काउंटिंग करें, आइज क्लोज करके, आइज क्लोज कर लें और विजुलाइज करें, रिवर्स काउंटिंग करें। बिल्कुल, उससे आपको नींद अच्छी आ सकती है। तो जी ये बड़ी अच्छी टिप जो है योगी नेम ने आपको दे दी है। रिवर्स काउंटिंग करें, कोशिश करें कि जो जगह जिस काम के लिए है वहां पर वही काम करें। बेड पर बैठ के बातें नहीं करनी और सोफे पर बैठ के सोना नहीं आपने। तो जी बरीरा, जैसे कि हमारी कॉलर का सवाल था कि उनकी हाइट 5'2" है, उनका वेट 70 to 80 kg है और 18 साल उनकी उम्र है और वेट गेन के हवाले से उनका सवाल था। तो जल्दी से ब्रीफली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूजुअली 18 साल की उम्र में अगर हमारा वजन 72 और 80 के बीच में है
तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारा वज़न बढ़ने की सबसे मेजर वजह ये भी होती है कि हम यूजुअली वज़न बढ़ने की वजह से परेशान होते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, उस पर देखते हैं जो भी चीज़ अपलोड है हम फटाफट से कर लेते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए कस्टमाइज नहीं होता। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी अपना प्लान लें अपने वजन के हवाले से तो आप प्रॉपर कंसल्ट करें। ठीक है, फास्ट फूड स्पेशली डाइट में आजकल जो प्रॉब्लमेटिक होता है टीनेज के अंदर, वो फास्ट फूड रहता है। फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करने हैं हमें। प्रॉपर 5 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, हमें 5 फूड ग्रुप्स लेने हैं। रोटी, चावल, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, या फिर इसके साथ साथ हमने डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में लेना है ताकि हम अपना वजन कम कर पाएं। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। और पोर्शनिंग जो है दैट कैन आल्सो हेल्प। पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाली स्टेज पर चले गए हैं तो ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज तरीके से किसी भी डाइट को बगैर प्रोफेशनल से कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ जो एक और कॉलर मौजूद है, 5'4" उनकी हाइट है, मेल है, 115 उनका वेट है और 34 एज है। वजन बढ़ने के साथ साथ बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 2014 में मोटापे को एक बीमारी करार दे दिया गया था और हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ओबेसिटी एक डिजीज़ है और हमने इसे मोटापे से निजात हासिल इसीलिए करना है ताकि हम बीमारियों से बच पाएं। ठीक है, यूजुअली मर्दों का वजन बढ़ने की बहुत सारी वजूहात, उनका सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक लाइफस्टाइल प्रॉपर सेडेंटरी हो चुका है। बिल्कुल जी, और बहुत जरूरी है कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखा जाए और नेचर से करीब रहा जाए। जिस तरह से दोनों जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं बहुत ही अच्छे मशवरे दिए हैं। तो जो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। तो जी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के हिसाब से एंड कोशिश करेंगे आपको बहुत ही पॉजिटिव मशवरे जो हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स दे सके। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अब्दुल्ला जी ठीक हूँ, मैं अब्दुल्ला बात बोल रहा हूँ। जी जी। मेरे साथ मसला ये है कि मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मेरी एज भी 18 साल है, लेकिन मेरा जब मैं खाने बैठता हूँ मेरा हाथ रुकता नहीं है जी। अक्सर फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि बहुत खाते हैं। तो मेरा वेट इस टाइम जो है 80+ हो चुका है जी। तो मुझे कुछ आइडिया दे दें कि मेरा वेट कम है। और आपकी हाइट कितनी है अब्दुल्ला? होगी मेरी हाइट 5 फीट होगी, 5 फीट 2 इंच। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का अब्दुल्ला। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए एडवाइस देंगे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली इस जो वेट है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो योगी नईम, हम देख रहे हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स और हर एज ग्रुप के अंदर हमें कॉल्स रिसीव हुई हैं जो कि सारी वेट से रिलेटेड है। अब्दुल्ला ने जैसे कि बताया कि उनकी एज 18 साल है और 80+ उनका वेट है एट द मोमेंट और 5 फीट उनकी हाइट है। क्या रूटीन में चेंजेस होने चाहिए? और क्रेविंग्स की सबने बात की, स्पेशली क्रेविंग्स बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। क्या कोई टेक्निक्स हैं जिनसे क्रेविंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है? एक टेक्निक है, उसको कुंजल कहा जाता है। अच्छा। ये सदियों से चलती आ रही है और आज भी दुनिया में एक खित्ता ऐसा है जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अब हम खाने पीने को छोड़ नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल होता है। हम डाइट को अगर कंट्रोल करना चाहें या बैलेंस करना चाहें तो हमसे मुश्किल है। हम रूटीन में चीज़ें लेते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाने का उनको दिल करता है, ना खाएं तो उनको वीकनेस फील होती है और वो खाते रहते हैं, हैबिट हो जाती है ना, हैबिचुअल होकर खाते रहते हैं। इसी हवाले से वो टेक्निक है कि आप अगर खाना भी चाहते हैं और वेट भी अपना कम रखना चाहते हैं तो कुंजल करें आप। कुंजल क्रिया का नाम है, योगा में इसको क्रिया कहते हैं, सफाई का तरीका। बॉडी के हम जैसे बाहर से सफाई करते हैं, अंदर की भी सफाई होगी, टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे तो आपका मोटापा नहीं होगा। टॉक्सिन्स को निकालने का तरीका है, क्रिया कहते हैं उसको। तो ये किस तरह से अब कुंजल बताने लगा हूँ। एक जो खित्ता मैंने डिस्कस किया अभी दुनिया में एक ऐसा है अफ्रीका में जहाँ पे बहुत खाया जाता है, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। खाने के बाद पानी पीते हैं पेट भर के और उंगली से वोमिट कर देते हैं। खाने का टेस्ट आपके मुंह तक है। जिनको खाने का शौक है, जो खाने का मजा लेना है, मुंह तक है, सिर्फ आप टेस्ट लेते हैं, खा लिया। उनका कहना यह है कि हम निकाल देते हैं, खा के निकाल देते हैं, उसको वोमिट कर देते हैं। लेकिन मैं इसको सेफ नहीं मानता। उसकी वजह है, आपको ज़्यादा वोमिट आए तो आपके दांत जल्दी गिर जाएंगे। आपके जब वोमिट करते हैं तो आपके टॉक्सिन्स आपके दांतों में रह जाते हैं जी। इसको आप महीने में 2 दफ़ा कर लें या 4 दफ़ा मैक्सिमम, हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं।
जिनको खाने का भी शौक है वो खूब खाएं। इसको कुंजल के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा। कुंजल, इसका नाम है कुंजल। डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं दुनिया के अंदर जो फॉलो किए जाते हैं। पर्सनली जैसे कि आपने खुद कहा कि ये सेफ नहीं है डेफिनेटली, एंड स्पेशली यंग लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए ना ही ट्राई करें आप लोग, बल्कि आप कोशिश करें क्रेविंग्स को जो है अपनी कम करें डाइट के थ्रू। और योगा इज अ वेरी गुड टेक्निक जिससे आप वेट लूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्रिया बताऊंगा। अगर आप क्रिया अपने सफाई चाहते हैं बॉडी की, तो एक और क्रिया है, वो है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा क्रिया है जो आपके अंदर जो ब्लॉकेज है, अगर आपका वेट बहुत बढ़ चुका है और आपके जो बॉडी, एक और चीज भी तो है कि कई दफा आपका दिमाग जो है, ये मेरे साथ भी पर्सनली होता है कि सेंटर हो जाता है खाने के ऊपर। सिर्फ आप सोच रहे होते हैं क्या खाया जाए, सुबह क्या खाया था, रात को क्या खाया था। किस तरह से जो है आप डेफिनेटली अपनी माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसे स्नैक्स हैं जो कि बिल्कुल आप खा लें, जैसे आलमंड्स हो गए, जो कि आपकी फौरी तरह से भूख जो है वो कम करते हैं? यूजुअली हमारा मसला ये आता है कि हम इस टाइम जो है वो सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। जब हम इस चीज़ को मान लेंगे कि हमें खाने के लिए नहीं जीना, हमें जीने के लिए खाना है, तो ओबियसली हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में हमारे गोल्स नहीं हैं, इसलिए हमारा दिमाग हर टाइम कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी ऐसे करना है, कभी उसकी रीज़न यही है कि हमारी ज़िंदगी में कोई और काम बचा नहीं है। ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर बैलेंस्ड चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है, तो ओबियसली हमारी बॉडी क्रेविंग्स की तलब नहीं करती। क्रेविंग्स तभी होती हैं इंसान को जब उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और क्रेविंग पर लगाया किसने? अपनी बॉडी को, खुद से। आप अपनी बॉडी को जो बता रहे हैं वो करेगी। ठीक है, बॉडी बहुत होशियार है, चालाक है, बॉडी फौरन से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, करना क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, फिर आप देखिएगा कि आपको कभी भी क्रेविंग्स नहीं होंगी। यूजुअली अपने बैग के अंदर, अपने जहां भी आप जा रहे हैं, आप साथ कैरी कर सकते हैं, कबाब कैरी कर सकते हैं, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ सैलेड्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, ताकि आप अगर आपको भूख का कोई अटैक हो रहा है, आपको कोई क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आप उन क्रेविंग्स से बच पाएं। यूजुअली मसला जो सबसे पीछे इसकी जड़ है वो यही है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की डेफिशिएंसी हो गई है, और अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करें, ताकि हम, जैसे आयरन की हो गई, कैल्शियम की हो गई, जिंक, फॉलिक एसिड, इस तरह की बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से आपको क्रेविंग्स होती रहती है। और क्रेविंग्स भी अनहेल्दी चीजों की होती हैं, हेल्दी की तो कभी नहीं होती। पेशेंट ने बताया कि मेरी बेटी आधी रोटी खाती है, जब मैं उसे कहती हूँ, कहती भूख नहीं लगी, लेकिन फिर कहती है शवारमा ला दो, बर्गर ला दो, जिंगर ला दो। उसको इन चीजों की भूख लगती है, लेकिन उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन उसको घर की चीजों की भूख नहीं लगती। आदत किसने डाली बॉडी को? बॉडी को तो कुछ नहीं पता था पहले। बॉडी को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीजों का यूज टू कर दिया है, और जब आदत बनती है तो उसको तोड़ने में और चीजों को बैक करने में टाइम लगता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टाइम से चीजें बैकअप ना हो जाएं। अगर हम सोच लेते हैं और इरादा कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर हेल्दी वे में चलना है, अपना वॉक करनी है, अपना ईटिंग पैटर्न ठीक करना है, नाश्ता, लंच और डिनर का टाइम सेट करना है, तो ऑब्वियसली ये जो क्रेविंग्स वाला चक्कर है ना, ये तो आउट हो जाएगा। फिर आप जिस टाइम जो चीज खा रहे हैं, आपकी बॉडी उसी टाइम तलब करती है। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करूं, मुझे 7 बजे भूख लगती है। जिन्होंने 7 बजे नहीं करना, 2 बजे उठना है, जब उन्हें एक दिन 7 बजे उठा कर बिठाया जाएगा, कहा जाएगा करें नाश्ता, तो वो उनकी यहां से नीचे नहीं जाएगा। उसकी क्या वजह है? उनको आदत नहीं है, उनकी बॉडी को तलब नहीं है, डिमांड नहीं है बॉडी की, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे होते हैं, बॉडी वैसा रिस्पॉन्स करती है। इसीलिए अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं और मोटापे से होने वाली दर्जनों बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, और स्ट्रेस ईटिंग भी योगी नहीं में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेट गेन के लिए। स्ट्रेस ईट से किस तरह से बचा जाए? अच्छा जी, एक लाइन में अगर आप जवाब दे दें, वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया। उसमें देखें, आपको स्ट्रेस अगर आपको है कि भी मैं खाना खाऊंगा तो उसमें मुझे मोटापा हो जाएगा, तो इससे आप कैसे निकल सकते हैं? इसके लिए आपको ब्रीदिंग्स का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि देखें, 3 हिस्से होते हैं ना, आप खाना, पीना और आपका सांस। आप अगर सांस को ज़्यादा आप इनहेल कर लें और एक्सहेल ज़्यादा कर लें, तो इससे आपकी दोनों चीज़ें कवर हो सकती हैं। सांस को निकालने पे थोड़ी सी मेहनत करें और सांस को लंबा कर लें। जी, अपना फोकस चेंज करें और नेचर से करीब होने की कोशिश करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ काइंडनेस से रहें। आप सेल्फ लव जो है इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को
टाइम से सोएं, टाइम से जागें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को खुश जो है मूड में रखने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बहुत ही दो खास मेहमान। एक दफ़ा फिर योगी नईम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको ढेरों कामयाबियां जो है वो जिंदगी में मिले। यहाँ पर आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।